घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, ना ही बर मिली है, ना बर मिली है, ना ही बर मिली है। अरे पी के ढिमिला तेरा ही भर मिली है, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ। बात करें तो गोरखपुर में आज की डेट में 10,000 की नौकरी नहीं है। अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। के चरणों में चारों धाम होंगे, कृपा से जिनके सारे काम होंगे। राम का नाम इतना सुंदर है तो कितने सुंदर हमारे राम होंगे। कि जिसके लिए हर चाहतों से मुंह था मोड़ा, जिसके लिए हर स्वप्न को हमने था तोड़ा, छाती फुलाते थे जिन्हें औलाद कह के, रोड पर लाया हमें बर्बाद करके। हमसे कहते हैं कि तुम अपना कमाओ, हमसे कहते हैं कि तुम अपना कमाओ, सुन रही हो ना जहाँ हो लौट आओ। हैं क्योंकि युवा ही किसी समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा युवाओं की जनसंख्या वाला देश है और यकीन मानिए आने वाले 30 साल के बाद 40 साल के बाद हम विश्व के सबसे बड़े बूढ़े देश भी होंगे। सारे परिणाम पे रही भारी, सारे परिणाम पे रही भारी, काम के काम पे रही भारी, दूर सिंदूर से रही वर्षों, उर्मिला राम पे रही भारी। गोरखपुर में साहित्यिक बयार कैसा है? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम में जनमुद्दा की टीम आज आपको मिलाने जा रही है गोरखपुर की साहित्यिक सरजमी के एक ऐसी नई नवेली कलम से जिसकी स्याही में सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ विद्रोह भी है और साथ ही साथ समाज में जो विषमताएं हैं उसके खिलाफ असंतोष भी है। लेकिन ठहरिए, केवल असंतोष और विद्रोह ही नहीं है, श्रृंगार भी है। नए नवेले लड़कों के मन में जो प्यार के प्रति आकर्षण पनपता है वह प्रेम भी है और साथ ही साथ भोजपुरी मिट्टी की शोधी सुगंध है। उसमें वह किस तरीके से अपने कविताओं को रचते हैं, गढ़ते हैं, ऐसे कौशल पांडे नादान से आज हमारी टीम आपको मिलाने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है कौशल जी आपका संवाद कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनमुद्दा की टीम और जनमुद्दा के दर्शकों को मैं कौशल पांडे नादान प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबसे पहली बात अगर मैं कहना चाहूँ आपसे तो कौशल पांडे के अंदर अभी कितनी नादानियाँ बची हुई हैं, क्योंकि आप कई जगह ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से कि साहित्यकार अपने समय से ज़्यादा बूढ़ा होता है। तो नादानियाँ कितनी बचा के रख पाए हैं कौशल पांडे? देखिए, साहित्यकार बूढ़ा इसलिए होता है क्योंकि साहित्यकार को बूढ़ा अगर नहीं होगा वो, तो जैसे कहते हैं ना कि बूढ़े व्यक्ति के अंदर अनुभव छिपा होता है। वो बूढ़ा अपने शरीर से नहीं होता है, अपने अनुभव से बूढ़ा होता है। तो जो व्यक्ति आज के 50 साल पहले की बातें और आज से 50 साल बाद की बातें सोचता है, वो साहित्यकार होता है। आपने कहते हो लोगों को सुना होगा कि जो साहित्यकार होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो दर्पण किस मामले में होता है? इसी मामले में होता है कि वो दर्पण लोगों को दिखाता है, वो रचता है, वो नहीं रचता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वो रचता है जो लोगों को करना चाहिए। तो इस मामले में, और रही बात नादानी की,
तो थोड़ा सा नादान बन के रहना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने समझदारी दिखाते हैं तो लोग आपको आईना दिखाते हैं कि आप समझदार नहीं हैं, आपसे भी समझदार लोग पड़े हुए हैं। तो अगर दुनिया में आपको एक बहुत बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि अगर आपको ऊपर उठना है तो झुकना पड़ेगा, तो अगर आपको समझदार बनना है तो मैं मानता हूँ कि आपको नादान बन के रहना चाहिए। कौशल पांडे का जो परिचय है क्या है? अगर कोई जानना चाहे कौशल पांडे के बारे में तो कहाँ से आते हैं कौशल पांडे, और कैसे शुरुआत हुई साहित्यिक यात्रा की? यानी कैसे लिखना पढ़ना, पढ़ते तो लोग विद्यालयों में है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कब यह ख्याल आया कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? जी, गोरखपुर की सरजमी में एक बेलीपर थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है सोनवा पर, वहाँ का निवासी हूँ। लिखना पढ़ना भैया जैसे कि एक समय हम लोगों ने फेस किया कोरोना का। कोरोना एक तरह से बहुत ख़राब था और एक तरफ से बहुत अच्छा था। ख़राब इस मामले में कि उसने बहुत अच्छे लोगों को बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया लोगों को बेरोजगार कर दिया। किसी से बहुत कुछ छिन गया, किसी ने बहुत कुछ पाया। छिन उस मामले में गया कि किसी का सब कुछ खत्म हो गया, कोई 5 का सामान 15 में करके बेच के कमा के राजा हो गया। लेकिन वो कोरोना एक तरह से अच्छा इसलिए था कि उसने लोगों को अपने बारे में सोचने का समय दिया। पहला लॉकडाउन आप याद हो आपको, तो एक जब मैं फेसबुक, उसके पहले मैं एक अपनी कोई रचना लिखता नहीं था। उसके पहले मैं स्कूलों में डॉक्टर साहब कुमार विश्वास साहब की रचनाएं हुई, या बहुत ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को मैं एक एज ए मतलब मैं भाषण देता था, बस संबोधित करता था लोगों को और उनकी रचनाएं कोट करता था। मैं कभी, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं कभी अपनी रचनाएं लोगों को सुनाऊंगा। तो मैं उस समय फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा था, कोई कह रहा था कि ये जो हम लोग झाड़ू लगाते हैं उसमें कितना सीख होता है, ये मैं बैठा था मैंने गिन लिया। कोई कहता था कि 1 मिनट में पंखा कितनी बार रुकता है, मैंने गिन लिया। कोई कहता था मैरी गोल्ड के बिस्किट में कितना छेद होता है, मैंने गिन लिया। तो ऐसे धीरे धीरे सब लोग अपने अंदर की प्रतिभा को निखार रहे थे। तो मेरे दिमाग में भी एक ऐसे ख्याल आया कि सब लोग लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट देखने को मिल रहे थे, एक ही काम था। तो उस समय मैं सबसे पहली रचना मैंने उस समय लिखी थी कि जब भोजपुरी रचना थी कि जब कोरोना के कहर बढ़ल, सगरो लॉकडाउन लागल बा, कुछ लोगन के महामारी में घुमले के चस्का लागल बा, जे कब्बो नाही फोन करे उ 2 घंटा बतियावता, उ जानता बहरे निकलब त पुलिस पकड़ लतियावता, केहू भूखी से मरता, केहू लिट्टी चोखा काटता, केहू आपन पेटवा काटी काटी लोगन के रोटी बांटता। तो ये वो दौर था और वहाँ से शुरुआत हुई और ये लिखने के बाद मुझे पता चला कि यार मैं भी कुछ लिख सकता हूँ। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई, फिर लगा कि इस पे काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ों को कि यार आपके अंदर कुछ है प्रतिभा, उसको समय दो आप। तो फिर समय दिया गया और धीरे धीरे माँ शारदे ने प्रतिभा को निखारा और आज आप लोगों के बीच हूँ। कौशल जी, जब हमारी टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो अभी आपकी जो सबसे लोकप्रिय हिंदी में जो कविता है वह काफ़ी चर्चित है कि उर्मिला राम पर भारी है। क्या है वो कविता, किस भूमिका में आपने लिखा है? संक्षेप में बताते हुए उस कविता को भी अगर हमारे दर्शकों को सुनाएं तो आपके बारे में और आपकी कलम के बारे में वह एक शानदार अवधारणा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं ऐसे ही एक बार रामायण का वो देख रहा था, क्या बोलते हैं कि हाँ, एपिसोड देख रहा था और किसी कथावाचक के मुखारबिंदुओं से उसकी कथा सुन रहा था। तो वो उर्मिला के व्याख्यान, उर्मिला पे व्याख्यान दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि रामायण का एक पात्र ऐसा भी था जिसने संस्कारों को वजह से अपने जीवन का मूल अंश त्याग दिया। रामायण में ऐसे अगर देखा जाए तो किसी की तुलना नहीं की जा सकती है कि सबसे ज़्यादा त्याग किसने किया। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो उर्मिला की वो गलती नहीं थी जिसकी सजा उनको मिली। लक्ष्मण श्री राम के भ्राता थे, वो 1 मिनट के लिए उस चीज़ को सह सकते हैं, लेकिन कोई वधू अगर विवाह करके अपने ससुराल में आती है और उसके पति को 14 साल के लिए, उसके पति को वनवास नहीं हुआ था, वनवास उसके पति के बड़े भाई को हुआ था। और उनको क्या किया गया कि अपने धर्म की रक्षा कह सकते हैं या भ्रातृत्व की रक्षा करने के लिए वो चले गए। तो उसमें उर्मिला की कोई गलती नहीं थी।
तो मतलब वो संस्कार की वजह, वो औरत पूरे 14 साल उस चीज़ का विरोध नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पति जा रहे हैं, क्यों जाएंगे, मैं उनको पकड़ के रोक लूँ, आप नहीं जाएंगे, आपको वनवास हुआ है, आपको नहीं वनवास हुआ, आप क्यों जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मुझे लगा कि यार ये त्याग पे लिखना चाहिए, उनके त्याग को लोगों के सामने रखना चाहिए। तो वो मैंने सोचा, और वो रचना बहुत तोड़ा गया फोड़ा गया। एक हमारे मित्र हैं रोहन कुमार निष्पक्ष, तो मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने बोला यार भाई दम तो है रचना में। तो मैंने बहुत उसको तोड़ा फोड़ा। वो था कि एक मर्म था राम पे भारी, ऐसे करके बहुत बार उसको तोड़ा गया। तो जब लास्ट में वो जो रचना, उन्होंने बोला कि इसको समय दो, जल्दीबाजी मत करना इस रचना के लिए। और जब वो निकला तो आज मैं जान रहा हूँ कि मेरे परिचय की जो पंक्ति है, मेरे परिचय का जो मुक्तक है, वो इस रूप में है कि सारे परिणाम पे रही भारी, सारे परिणाम पे रही भारी, काम के काम पे रही भारी, दूर सिंदूर से रही वर्षों, उर्मिला राम पे रही भारी, उर्मिला राम पे रही भारी। क्या बात है। आपने कहा कि किसी के त्याग को रामायण के जितने भी किरदार हैं तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन उर्मिला से हमारे समाज को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे संयुक्त परिवार को अगर हम बचा के लेके चले जा पाएँ, अगर हम इसको आगे की पीढ़ियों तक ले जाएं, तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और यह चीज़ें आज की लड़कियों को, आज की महिलाओं को उर्मिला से तो ज़रूर ही सीखना चाहिए। बहुत अच्छा आपने रचना लिखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह रचना आपको राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करे कविता के क्षेत्र में। कौशल जी, आप एक मूल ठेठ गांव से आते हैं, और आपका जो जन्मभूमि है, आपकी जो जन्मभूमि है, जहां आप पले बढ़े हैं, वहाँ पर भोजपुरी भाषा ही मुख्य धारा है। लोगों के आचार विचार का जो मुख्य हथियार है वह भोजपुरी ही है। लोग प्रोफेशनल तौर पे भले हिंदी का यूज करें, लेकिन आचार व्यवहार में भोजपुरी एकदम रग रग में समाई हुई है। तो क्या कौशल पांडे भोजपुरी में अश्लीलता के इतर, क्योंकि जो रचनाएं हैं आप जानते हैं कि जो गीतों में कौन सी रचनाएं आते हैं, लेकिन जब एक कवि अपनी दृष्टि से, साहित्यिक व्यक्ति जब देखता है, तो वह क्या रचता है। आपकी एक बहुत ही वायरल भोजपुरी की एक रचना है, हम चाहेंगे आप उसे सुनाएं। जी बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मैं एक बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि भोजपुरी लिखना बड़ी बात नहीं है। भोजपुरी वो भी लोग लिख रहे हैं जो अभी आप गीत सुन रहे हैं, और आज के परिवेश में जो गीत बज रहे हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले की एक वाकया याद आता है। एक हमारे मित्र हैं, उनके एक मित्र गायक हैं, आजमगढ़ से वो परिचय रखते हैं आजमगढ़ से। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया कि हमारे मित्र हैं, लिखते हैं। तो उन्होंने कहा बात कराओ हमसे। तो उन्होंने बोला कि भैया एक गीत लिखिए भोजपुरी। हमने कहा भैया बिल्कुल लिख देंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे भोजपुरी में कहा जाता, कहा उन्होंने कि जितना फूहर हो सके लिख दिया। हमने कहा भैया आज के बाद कृपा करके हमारे ऊपर एक एहसान करिएगा कि हमारे पास फ़ोन मत करिएगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो हमने कहा भैया हम अपने जीवन में मर जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी रचना नहीं लिखेंगे, कोई ऐसा गीत नहीं लिखेंगे कि जो कभी बजे और मैं अपने परिवार के साथ बैठ के न सुन सकूं। मैं कभी कोई ऐसा गीत नहीं लिखूंगा, कभी कोई ऐसी रचना नहीं करूंगा कि जो मैं अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ न सुन सकूं। तो मैंने उनको मना कर दिया। और बहुत सारे आए दिन बहुत सारे ऐसे लोगों का फ़ोन आता है, जो हमारे साथ के लोग रहते हैं, वो भी कहते हैं कि काहे नहीं वैसा गाना लिखते। हम कहें नहीं लिख सकते हैं भैया, आज हम फॉर्च्यूनर से घूम लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहेगी कि यही लिख क्या फॉर्च्यूनर। आज की डेट में मुझे नहीं लगता, एक गजलकार हैं कुमार सत्यम, आप सुने होंगे उनको। कुमार सत्यम जी की गज़ल में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है। वो भी भोजपुरी वो बिहार से आते हैं। वो आजकल मुंबई में ट्रेंड चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अगर टॉप 10 गज़ल गायकों की बात की जाए तो उसमें कुमार सत्यम का नाम आता है। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि आजकल के जो भोजपुरी गायक हैं या जो भोजपुरी लेखक, उनको सीखना चाहिए।
और जो रचना आप कह रहे हैं उस रचना को मैं जहाँ तक अगर गलत नहीं हूँ तो घूमियाओ बर देखुआ की बात हो रही है। एकदम मिठास, भोजपुरी तो की यही तो मिठास है। हाँ, तो भोजपुरी की मिठास उसमें व्यंग है। कितना शानदार। मतलब भोजपुरी का मतलब क्या है कि वो एक तरफ से माँ है हमारी, तो आप माँ के साथ अश्लीलता नहीं कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक मैं मानता हूँ। और जो लोग कर रहे हैं तो उनकी भाई बात अलग है। तो मैंने लिखा था कि घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ। दहेज पे व्यंग था कि ना बर मिली है ना ही बर मिली है। खराब से खराब बर को भी लोग बहुत अच्छे से वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि बहुत बढ़िया है लड़का, बोले कुछ भी करता हो। तो कहते हैं कि ना बर मिली है ना ही बर मिली है, अरे पी के ढिमिला तेरा ही भर मिली है, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ। कि 1 लाख नगद और 21 पलंडर, कहीं नाही मिली लइका एकरा के अंदर। 1 लाख नगद और 21 पलंडर, कहीं नाही मिली लइका एकरा के अंदर। गाँव और जवार में बहुत बाट नाम हो, ओकरे हिसाब से बहुत कम बादाम हो। अरे लूल और लंगड़ सब हर मिली हैं, सब हर मतलब हर जगह, कि लूल और लंगड़ सब हर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ। और जो लड़कियों की लोग शादी देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं लड़की गऊ है, मतलब गाय है। और लड़कों के साथ क्या होता है कि जब लड़के मतलब उदंडता करते हैं तो लड़कों को कहा जाता है साढ़ हवा का, बैल हवा का। तो वहाँ से ये पंक्तियाँ हमने उठाई थी कि लड़की है गऊ बाकी लइका ना साढ़ है, लड़की है गऊ बाकी लइका ना साढ़ है, आ सभेद मिसाल ऐसन आचरण है, नशा और पताई और तनिको न झाके, आ नाही फरमाइश सुती नून रोटी खा के। अरे लइका न ऐसन शहर मिली हैं, लइका न ऐसन शहर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ। कौशल जी, आपकी यह रचना वर्तमान में कितनी महत्वपूर्ण है, यह भोजपुरी भाषा पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि इसमें आपने पूरा मिठास, जिस तरीके से मोती बीए लिखा करते थे, भोलानाथ गहमरी लिखा करते थे, कि इतने सारे दृष्टिकोण हैं हमको रचने के लिए, गढ़ने के लिए, और इसको सुनाइए। हर एक आदमी चुटीले अंदाज में मजा भी ले रहा है, आनंद भी ले रहा है और एक सार्थक संदेश भी दे के जा रहा है। आखिर गीतों का और कविताओं का यही तो काम है। तो बहुत ही बेहतर, एकदम प्रशंसनीय रचना है आपकी। और मैं तो ये कहता हूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता और अच्छी गीतों का कोई लड़ाई नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। सीधी सी बात है, अगर उन्होंने एक लाइन को छोटा खींचा है तो ऐसे रचने गढ़ने वालों को फ्रंट पे आना चाहिए, सामने आना चाहिए और उनसे बेहतर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पब्लिक में प्रस्तुत होना चाहिए। यकीनन जनता जनार्दन जो है वह इन सही गीतों का, सही काव्य का समर्थन जरूर करेगी। इस पे भैया मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला, मैं लगभग गोरखपुर में जितने ओपन माइक होते हैं जिसमें नई कलमों को आवाज़ दिया जाता है, मैंने नई कलम को भी, हिंदी की भी ये बात है, भोजपुरी की नहीं है, हिंदी में भी जो नए लिखने वाले हैं उनको ये लगता है कि ओठ की लाली कान की बाली में ही सब कुछ रखा हुआ है। मैं जितने भी ओपन माइक में हम लोग को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है कि आप लोग नए लोगों को सुनिए, थोड़ा सा बताइए कि क्या चीज़, तो उनको मतलब नहीं है कि आप क्या सुन रहे हैं, वो जो वही सुनाएंगे वही लिखेंगे। उसमें मैंने एक लिखा था कि माँ शारदे ने वर दिया तो वर के वैभव को समझ लो, ओठ की लाली को लिख कर वाह वाही पा रहे हो, शब्द में है धार कितना थे दिखा सकते सभी को, छड़की खुशी को प्रेम लिख करके मलाई खा रहे हो, ये तुम्हारा प्यार ही है बट रहा टुकड़ों में 35 टुकड़े, कि ये तुम्हारा प्यार ही है बट रहा टुकड़ों में 35, और अपने शब्द से गुणगान इसका गा रहे हो, प्रेम का इतिहास पढ़ लो और अब से चेत जाओ, किस तरफ जाना है तुमको किस तरफ तुम जा रहे हो। तो आपके पास विषय बहुत हैं, विषय बहुत हैं।
होता क्या है कि एक रचनाकार जब कभी कलम और कॉपी लेके बैठता है लिखने के लिए तो कुछ नहीं लिख सकता है वो। मैं एक दिन कलम कॉपी लेके बैठा तो मैंने कहा कि क्या लिखा जाए, मैं आपको सुनाता हूँ। उस पे क्या था कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने उसी को क्या बोलते हैं वो दे दिया, वही एक मुद्दा मैंने दिया क्या लिखा जाए। तो मैंने लिखा कि क्या लिखूं मैं अपने भारत को, कि क्या लिखूं मैं अपने भारत को, राणा के भाले का तेज लिखूं, शिवाजी की तलवार की ढाल लिखूं, जिस गांव में भारत बसता है उस गांव की चौपाल लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। अभी आपने जिक्र किया कि मुद्दे बहुत हैं लिखने के लिए, केवल वो पार्टिकुलर एक चीज़ इस समय जो चल रहा है ट्रेंड में बज रहा है वो नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि क्या लिखूं मैं अपने भारत को। भूखे नंगों का देश लिखूं, नेता का असली भेष लिखूं, या लिखूं गरीबों की रोटी या किसी गरीब के दिल का ठेस लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। मैं वीरों का बलिदान लिखूं, भारत माता की शान लिखूं, या झूल गए जो फांसी पे उनको असली संतान लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। सड़कों पर बैठे मजदूर लिखूं या मैं उनको मजबूर लिखूं, वो जो कोरोना काल में था कि सड़कों पर बैठे मजदूर लिखूं या मैं उनको मजबूर लिखूं, जो सपना लेकर घर छोड़ा सपनों को चकनाचूर लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। चुनाव में बंटते नोट लिखूं या एक गरीब का वोट लिखूं, कुछ लोग मर रहे हैं सड़कों पे उसमें नेता का खोट लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। आती जाती सरकार लिखूं मैं या मैं आपस का प्यार लिखूं, या कुछ जयचंदों के आगे कुर्बानी सबकी बेकार लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। लुटती बेटी की लाज लिखूं या सुंदर सभ्य समाज लिखूं, जो पदक विजेता बेटियां हैं उनको सुंदर आगाज लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। कैसे लिख दूं भारत सबका, जहां दब जाता निचला तबका। कैसे कैसे लिख दूं भारत सबका, जहां दब जाता निचला तबका, केवल कागज में होता है कहाँ धरा पे विकास सबका, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। किसको किसको कैसा इंसान लिखूं, किस किस को मैं शैतान लिखूं। अंतिम पंक्ति देखिए कि किसको किसको कैसा इंसान लिखूं, किस किस को मैं शैतान लिखूं, जहां कोख में बेटी मारी जाए तो कैसा हिंदुस्तान लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। एक रचनाकार से और कोई क्या चाहता है। आपने इस पूरे समाज की जितनी विडंबना थी सबको आपने अपनी इस कविता में समाहित कर दिया है। कौशल जी, जब कहा जाता है साहित्यिक व्यक्ति के लिए, एक लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, कि जब आप 1000 शब्द पढ़ते हैं तो आप कहीं से एक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। कौशल जी की इस चेतना में, इस विवेक में, इस बुद्धि में कौन से ऐसे रचनाकार रहे हैं, किनको आपने ऐसे पढ़ा है इतने नज़दीक से, या अभी तक आपके जीवन में आपने कौन सी ऐसी मुख्य किताबें पढ़ी हैं जो पढ़ के आपको लगता है कि हाँ, यह नए लिखने पढ़ने वालों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसे तो मैं जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर किसी लेखक को पढ़ते हैं तो आप उसके प्रभाव में रहते हैं और रचनाएं आप वही करते हैं जो आप पढ़ते हैं। ज़्यादातर लिखने वालों के लिए यही होता है कि आप जैसे कहते हैं कॉपीराइट वाला सिस्टम आ जाता है। तो मैं सुनता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग, कुमार साहब को सुनता हूँ, कुमार विश्वास साहब। जब मैं नहीं लिखता था तब उनकी एक रचना थी कि इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को बहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल हमारे हाथों में आकाश चुमती पाखें हों। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा है, चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साल इस साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है। ये साल हमारी किस्मत को कुछ अलग ढंग से आंकेगा, यह साल हमारी हिम्मत में कुछ नए सितारे टाकेगा, इस साल अगर हम अंदर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झांकेगा। तो ये सब हम सुनते थे और मंचों से हम लोग बोलते थे, कोट करते थे। तो कुमार साहब हुए, राम भदावर भैया हुए, इनकी भी रचनाएं पद्मावती पे इन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की हैं। तो सुनना है, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप अच्छे अच्छे रचनाकार को सुनिए, वो देखिए कि किन मुख्य विषयों को वो छू रहे हैं। वो बिना अश्लीलता लिखे और बिना अश्लीलता गाए वो भी तो रचनाएं कर रहे हैं, वो भी तो देश के प्रमुख जो समृद्ध मंच है उस मंचों पे वो दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो उस लेवल का लिख रहे हैं। तो उनको सुनिए। मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ, इसमें देखिए मैं आपके चैनल से झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं तमाम किताबें पढ़ चुका हूँ, वैसा बहुत सारी ज़िंदगी में समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सुनता हूँ।
अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूँ। लोगों को सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने से वो चीज़ें याद नहीं होती हैं जो सुनने से याद हो जाती हैं। सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। नए रचनाकार बहुत अच्छे अच्छे हैं गोरखपुर में, जिनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी कलम से ये चीज़ें क्यों नहीं निकली अभी तक। तो उस पे काम किया जाता है, लेकिन वो तब होगा कि जब आप अच्छे लोगों को सुनेंगे। जब आप केवल उन्हीं लोगों को सुनेंगे कि जिनको लोग सुन रहे हैं, जिनको लोग मतलब अश्लीलता के रूप में सुन रहे हैं, जो अन्य लोगों के सामने आप बैठ के नहीं सुन सकते हैं, तो आपकी रचनाएं भी उसी लेवल की निकलेंगी। यानी आप उन नए लिखने पढ़ने वालों को ये कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों की कविताओं को या तो पढ़िए या तो सुनिए जो एक सतही नहीं है, जिनकी बातें गहरा अर्थ प्रकट कर रही हैं, तो आपका भी विचार वैसे होगा और फिर जब आपका विचार सही होगा तो फिर वो चीज़ आपके रचना में साफ साफ झलकेगी। कौशल जी, हम जब बात करते हैं भारत की, उत्तर प्रदेश की, विशेष करके गोरखपुर की, तो युवा से हम दूर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि युवा ही किसी समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा युवाओं की जनसंख्या वाला देश है और यकीन मानिए आने वाले 30 साल के बाद, 40 साल के बाद हम विश्व के सबसे बड़े बूढ़े देश भी होंगे। तो इन दोनों के बीच में जब कई युवा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जैसा मैं काम चाहता हूँ वैसा काम करने का अवसर नहीं मिलता है, इस दर्द से कहीं ना कहीं आप भी पीड़ित होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी ये टीस उभरती होगी। क्या बेरोजगारी पर कौशल पांडे की कलम ने कुछ लिखा? जी बिल्कुल, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं कि जो बेरोजगारी पे लिखी गई। और बेरोजगार जो सरकार चाहती है, सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर आप उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। उसमें मैंने लिखा था कि कुर्ता पैजामा चश्मा घड़ी पहने हाथ में, बात या विवाद हो उसमें कूद जाइए और सबको दिखाई दे कि चिंता सबकी आपको है, ऐसा हाव भाव अपने चेहरे का बनाइए और काम कोई भी करे श्रेय आप लीजिए, छोटे मोटे मार झगड़े करिए कराइए और बहुत ही स्वादिष्ट है मलाई राजनीति की, सब काम छोड़िए युवा नेता बन जाइए। तो सरकार चाहती है, और ये जरूरी नहीं कि वर्तमान सरकार, जो भी सरकारें चाहती हैं कि आप रोजगार पाएं या ना पाएं, लेकिन उनका झंडा लेके जरूर दौड़ें। एक मेरी रचना थी कि ऐ सियासत तेरे रकीबों का है मोहल्ला बड़े शरीफों का, पेट भरता नहीं घोटालों से, छीन लेते हैं हक गरीबों का। तो अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार उन लोगों को तो ज़रूरत है नहीं जो टॉप पे आते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है रोजगार की। रोजगार की ज़रूरत है मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है उसको। उसका रोजगार कैसे छीना जाता है? आपको एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये भर्ती आ गई, अब फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। सरकार अगर है तब भी वो भर्ती कोर्ट में जाएगी, अगर सरकार बदल गई तो जो आएगी सरकार वो नए सिरे से उस भर्ती को लागू करेगी। आपने ये जो समय दिया इसके बीच, वो समय ना ही आपका कोई लौटा सकता है। बहुत कोई अगर नई सरकार आएगी तो 1 साल का छूट दे देगी, 1 साल की छूट दे दी कि आप भैया समझ लीजिए। लेकिन जो एक समय होता है रोजगार का, रोजगार पे काम करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? सब कोई पकौड़े का ठेला नहीं लगा सकता है। सबके अंदर इतनी प्रतिभा नहीं है कि सभी लोग लेखक बन जाएं, सबके अंदर इतना खेत नहीं है कि सभी लोग किसान बन जाए। तो कुछ ऐसा रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी कि जिससे जो लोग कम से कम मुख्य धारा में आए, तो एक मुख्य धारा बने, तो कम से कम कि जो लोग 1 भी रुपए नहीं कमा रहे हैं उनको कम से कम 10,000 की नौकरी मिले। अब गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आज की डेट में 10,000 की नौकरी नहीं है। आज की डेट में 10,000 की नौकरी नहीं है, विडंबना है। अगर कोई युवा जाता है, अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है, और इतनी लटकी पड़ी है कि कोई व्यक्ति, कोई युवा आपकी उस नौकरी को 8,000 में करने के लिए तैयार है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक मतलब आप उस चीज़ को झेल पाएंगे। अगले व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे होते हैं, वो व्यक्ति आपके ऊपर तलवार लटका के बैठा रहता है कि अगर तुम नहीं तो कोई और सही। वो प्यार वाला सिस्टम है कि अगर तुम नहीं तो कोई और सही, वो वाला सिस्टम।
छेड़ ही दिया प्यार, चूँकि हम लोग पहले से ही समाज की विषमताओं को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर सारी चीज़ों पे हम बात करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब श्रृंगार की बात होगी कि कौशल पांडे की कलम से श्रृंगार की कौन-सी कविताएँ निकलती हैं, जिसको नए जो अभी प्रेम की सुगबुगाहट में पड़े हुए बच्चे या बच्चियाँ हों, उनके लिए आनंददायक हो? महफ़िल का एक शेर था कि जहाँ बैठी वो मैं वहीं देखता था, जहाँ जहाँ बैठी वो मैं वहीं देखता था, बिना उसके मैं कुछ नहीं देखता था, भला पूरी मन्नत भी किस-किस की होती, एक वही थी जिसे हर कोई देखता था। तो श्रृंगार की बात हुई, श्रृंगार लिखा जाता है। मैं अब मतलब पहले तो श्रृंगार ही लिखता था। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी यही लगता था कि होठ की लाली कान की बाली के अलावा कोई दुनिया है ही नहीं। लेकिन जब मैंने लोगों को पढ़ा, अच्छे-अच्छे लोगों को पढ़ा, तो अब प्रयास ये करता हूँ कि श्रृंगार न लिखूँ, मैं समाज लिखूँ। श्रृंगार तो सब लोग लिख रहे हैं, समाज लिखना ज़्यादा आवश्यक है, समय की डिमांड है कि आप श्रृंगार की जगह समाज लिखिए, समाज की कुरीतियों को लिखिए, समाज की बुराइयों को लिखिए, समाज में जो चल रहा है उसको लिखिए। लेकिन आप श्रृंगार को छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो जीवन है, उसके बगैर कुछ है नहीं, प्रेम के बगैर। तो श्रृंगार के देखिएगा कि तुमसे दूर वो जाएगा तब जानोगे, तुमसे दूर वो जाएगा तब जानोगे, तब जाकर तुम बात हमारी मानोगे। बिना नाम के खत बहुतों ने भेजा है, अरे उसमें उसका खत कैसे पहचानोगे, उसमें उसका खत कैसे पहचानोगे। काली अंधियारी शाम यहाँ होने देते, प्यार तेरा बदनाम यहाँ होने देते। अरे उससे शादी ना करते तो क्या करते, अरे कब तक कत्लेआम यहाँ होने देते, कब तक कत्लेआम यहाँ होने अब देते। आपने जो अपनी छवि बना लिया है, तो उस हिसाब से अब यह रचना छोटी जान पड़ती है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कौशल पांडे नादान की जब कविताओं को सुनते हैं कि उर्मिला राम पर भारी है। अच्छा, एक ट्रेंड चल चुका है क्या ऐसा कुछ कि अब जो कोई भी रचनाकार है वह इतिहास से कोई एक पात्र चुनता है और अपने आप को स्थापित करने के लिए एक पात्र की बात करता है। जैसे बीच में गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, उनके ऊपर खूब सारी रचनाएँ आईं, उस पे क्रिया का प्रतिक्रिया भी आया, बहुत से लोग समर्थन में आए, बहुत से लोग विरोध में आए। तो ऐसे पात्रों को चुनने के पहले रचनाकार मेरे क्या हिसाब से सोचते हैं? मेरी जितनी भी रचनाएँ निकली, मैं तो ये कभी मानता ही नहीं कि मैंने रचनाएँ की हैं। क्योंकि चाहे उर्मिला राम पे रही भारी, चाहे एक मेरी रचना और थी कि कितने सुंदर हमारे राम होंगे। और वो रचना ऐसी थी कि जिनके चरणों में चारों धाम होंगे, कृपा से जिनके सारे काम होंगे, राम का नाम इतना सुंदर है तो कितने सुंदर हमारे राम होंगे। तो घटनाएं आपको रचना करने के लिए प्रेरित करती हैं। कभी कोई संस्था थी, उसने एक चित्र जारी किया था कि श्री राम जब अपने 21 वर्ष के चरण में रहे होंगे तो उनकी छवि कैसी दिख रही होगी। कोई एक संस्था थी, उसने एक चित्र जारी किया था, तो वो मैंने देखा तो मैंने कहा कि इससे भी सुंदर रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि इससे इतनी सुंदर, इससे भी सुंदर रहे होंगे। तो मैंने कहा, मैं वो लिखा मैंने कि राम का नाम इतना सुंदर है तो कितने सुंदर हमारे राम होंगे। तो कोई घटनाएं ऐसी होती हैं, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो ये जहाँ तक मेरे हिसाब से, तो अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी पात्र का चुनाव किया जाता है कि इस पे लिखेंगे तो हम ट्रेंड में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। उर्मिला की भी रचना जब मैंने लिखी तो मैंने नहीं लिखी, बस वो माँ शारदे ने लिखवा दिया। और कभी भी कोई भी रचना ऐसी होती है, मैं आपको एक और वाक्य से जोड़ता हूँ, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ता हूँ। मैंने आपको भी बताया कि मैं पढ़ता बहुत कम हूँ, मैं सुनता ज़्यादा हूँ लोगों को। तो न्यूज़पेपर ऐसे पुरानी कटिंग एक पड़ी थी मेरे पास, मैंने पढ़ा उसमें तो एक गोरखपुर की एक न्यूज़ निकली थी जिसमें एक बुजुर्ग दंपति में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और पत्नी की मृत्यु होने के बाद
बच्चे जो उनके तथाकथित पढ़े लिखे बच्चे, उनको बाहर निकाल देते हैं अपने पिता को। तो जब न्यूज़ वाले उनके पास पहुँचे कि भैया क्या ऐसे क्यों, तो उन्होंने बोला कि आज हमारी पत्नी होती तो मुझे ये दृश्य नहीं देखना पड़ता। बोले क्यों? तो बोले क्योंकि वो पत्नी जो मेरी थी वो, क्योंकि मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मैं उनके घर का कोई काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी वो अपनी वृद्धावस्था में भी उनके घर का बर्तन धुल लेती थी, सब्जी काट लेती थी, तो उसके वजह से मेरा भोजन चल जाता था। और आज वो मर गई तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ा तो दिमाग में वो घूम रहा था, क्या क्या कैसे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। और रात में 2:30 बजे और मैं 11 बजे रात को कलम और लेके बैठा हूँ, 4:30 बजे तक वो रचना किया मैंने। वो थी कि इतनी थी बस लालसा तुम पास आओ। इसको थोड़ा सा इसको मैं सुनाता हूँ कि इतनी थी बस लालसा तुम पास आओ, कुछ सुनो मेरा और कुछ अपना सुनाओ, कि है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, सुन रही हो ना जहाँ हो लौट आओ, है जरूरत। बंद था इसका कि जिसके लिए हर चाहतों से मुंह था मोड़ा, जिसके लिए हर स्वप्न को हमने था तोड़ा, छाती फुलाते थे जिन्हें औलाद कह के, रोड पर लाया हमें बर्बाद करके, हमसे कहते हैं कि तुम अपना कमाओ, हमसे कहते हैं कि तुम अपना कमाओ, सुन रही हो ना जहाँ हो लौट आओ। जिसके लिए बेबस लाचारी हमने झेला, जिसको बुढ़ा आज दिखता हूँ झमेला, जिनके मुखों में हमने डाला था निवाला, जिनको करते प्यार थे निस्वार्थ वाला, वो बोलते हैं भीख मांगो गीत गाओ, वो बोलते हैं भीख मांगो गीत गाओ, सुन रही हो ना जहाँ हो लौट आओ। और रचना बहुत लंबी है, इसका आखिरी बंद में रखता हूँ कि ऐसी औलादों से हम आशा क्या करते, इससे अच्छा था कि बे औलाद रहते, था धरा पर जब तलक यह हंस जोड़ा, दुख ने मेरी जिंदगी से मुंह था मोड़ा, कि सह न जाता दर्द पास में बुलाओ, इस बेचारे हंस पर तुम तरस खाओ, सुन रही हो ना जहाँ हो लौट आओ, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, सुन रही हो ना जहाँ हो लौट। ये रचना जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अंदर से भारी हो जाता है आवाज मेरी। कौशल जी, आप भले मुस्कुरा रहे हैं इस रचना को पढ़ते हुए, लेकिन आपके अंदर क्या वेदना रही होगी जब आपने इन सारे शब्दों को रचा है, या हर एक श्रोता जो इस गीत को अभी सुना है उसके, मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तो लगभग ये कंडीशन इस कविता को सुनने वाले हर व्यक्ति का होगा। और मैं आपसे बस एक निवेदन करूंगा, जनमुद्दा की टीम आपसे एक निवेदन करेगी, आप किसी भी मंच पे रहें, आप इस रचना को जरूर सुनाएं। और आप इसी से समझ गए होंगे कि इस रचना का क्या कद है। यह रचना आज के वर्तमान समय में नए नवेले लड़कों के लिए, हमारे समाज के युवा साथियों के लिए बहुत ही जरूरी रचना है। और अब इस रचना के बाद मेरे पास कोई ना प्रश्न बच पाते हैं, ना ही कोई शब्द बच पा रहे हैं। आप ऐसे ही गढ़ते रहिए, आप ऐसे ही रचते रहिए और गोरखपुर का मान और सम्मान बढ़ाते रहिए। जाते जाते आपसे हम एक प्रश्न करना चाहेंगे, गोरखपुर में साहित्यिक बयार कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं मतलब मेरी जो टीम है, मतलब एक टीम कह सकते हैं कि युवा टीम, जी। जो युवा रचनाकार है, युवा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी अच्छी सोच वाले लोग बैठे हैं। मुझे याद आता है चेतना पांडे दीदी का, मुझे याद आता है अमर हिंदुस्तानी भाई साहब का, मुझे याद आता है रोहन कुमार निष्पक्ष का, सत्यम पांडे देव का, उत्कर्ष शुक्ला का, और तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं।
चितना दीदी की एक रचना है, मैंने अभी आप एक जिक्र किया कि जब लिखते हैं हम लोग और किसी अच्छे रचनाकार को सुनते हैं तो आता है कि यार ये रचना मेरे कलम से क्यों नहीं निकली, क्या कमी थी, और वो आपको प्रेरित करता है कि आप पढ़िए, हो सकता है इससे बढ़िया रचना कर सकते हैं। उनकी ये रचना थी कि अधूरे अधूरे स्वप्न लेके लौटे, ना पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, उड़े लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। ये रचना जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार मतलब क्या कमी थी हमारे अंदर। अमर हिंदुस्तानी भाई साहब की एक रचना है कि ये सोचकर आजकल मेरी तबीयत खराब है, अपने ही लोगों की यहाँ नीयत खराब है। ये सोचकर आजकल मेरी तबीयत खराब है, अपने ही लोगों की यहाँ नीयत खराब है, उल्टा ही जिनको घूर दिया औरतों ने वो चौराहे पे कहते हैं कि औरत खराब है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि इन रचनाओं से भविष्य क्या होने वाला है गोरखपुर की युवा पीढ़ी का। तो बहुत बहुत बढ़िया लिख रहे हैं लोग। मैं तो अभी अदना सा बालक हूँ इस मामले में, लेकिन वो गिलहरी वाला है कहानी की जितना भी अपना योगदान दिया जा सके उतना दिया जा सके, और बाकी माँ शारदे जाने कहाँ तक जाया जाएगा। मित्रों, यह थे कौशल पांडे नादान। कौशल जी, आपने जनमुद्दा द जीरो मीडिया से संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम मुझे सुनने के लिए। और ऐसे ही आप लोग नई नई प्रतिभाओं को मंच देते रहिए, नई नई प्रतिभाओं को लोगों के बीच जाते रहिए, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आपको है कि आप लोग ऐसी प्रतिभा को निखार रहे हैं, ऐसी प्रतिभा को मंच दे रहे हैं, ऐसी प्रतिभा को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं जिनसे लोग अभी अनभिज्ञ ज्ञान है। तो सबसे पहले और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। तो मित्रों, यह थे कौशल पांडे नादान, गोरखपुर की सरजमी से एक ऐसी कलम जो अभी अपने हिस्से का इतिहास रचने को आतुर है। इनकी रचना धर्मिता ऐसे ही बनी रहे और वह एक न एक दिन इस समाज के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी काव्य जगत के लिए इनका योगदान काम आ सके, सार्थक हो सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अजय पटेल वाग्मी आपसे विदा लेता हूं, इस निवेदन के साथ कि यदि आपने इस संवाद कार्यक्रम को पूरा सुना है तो प्लीज़ 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 आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट ही हमें हौसला देते हैं ऐसे अलग अलग रचनाकारों से आपकी मुलाकात करवाने के लिए। बने रहिए जनमुद्दा द जीरो मीडिया पर, देखते रहिए संवाद कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।